हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज हम पढ़ने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में सब कुछ घर पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको बता देता हूं। यदि आपको इंडियन पॉलिटिकल के नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका पेमेंट कट जाए या आपको नोट्स नहीं मिल जाए, तब मेरे ये ऊपर पड़े व्हाट्सएप नंबर वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले प्रधानमंत्री, जो मैं आपको बड़ी सरल भाषा से और बड़े शानदार तरीके से सब भी आपको बता दूंगा। साथियों, आपने तो मूवी तो जरूर से जरूर सुनी होगी, केजीएफ, जिसमें कौन सा अपना हीरो होता है, रॉकी भाई होता है। उसी प्रकार अपने इंडिया में रॉकी भाई कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। इसके पास कौन सी शक्ति होती है, उसी के आधार पर आप समझ सकते हो ये अपने रॉकी भाई से ना उससे भी ऊपर की ये शक्तियाँ होती है। सब कुछ अगर पढ़ेंगे आपको हाथों हाथ याद भी आपको करा दूंगा। साथियों, अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री भाग कौन सा हो जाएगा, पांचवा भाग हो जाएगा, जहां पे इनकी शक्ति का उल्लेख मिलता है। और ये सदनीय शक्ति का वास्तविक शक्तिकार होता है, यानी कि वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है। आपने तो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। साथियों, उसी प्रकार दिखाने वाला कौन सा हो जाएगा दांत, यह अपने राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन खाने का कौन सा भाग हो जाएगा, यह अपने प्रधानमंत्री हो जाएगा। साथियों, किस प्रकार से होगा वो अपन धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। साथियों, वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है, जो अपने हर साल 5 साल के बाद चुनाव होता है। आज के समय 2024 में जो भी चुनाव हुआ था, जो अपने 18वां लोकसभा के चुनाव के आधार पर लड़ा गया था। साथियों, 2024 में यह चुनाव हुआ था, वह अपने बहुमत के आधार पर होता है। साथियों, जिसका बहुमत सर्वाधिक ज्यादा हो जाएगा वह टीम अगर उस टीम का उस पार्टी का पीएम बनेगा। साथियों, जिस प्रकार आप देख सकते हो कि अभी कौन सा हो जाएगा प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। साथियों, लेकिन ये बहुमत किस प्रकार से लिया जाता है, संगठन के आधार पर लिया जाता है, यानी कि गठबंधन के आधार पर यह वर्तमान में लिया गया था। लेकिन कई बार 17वें लोक चुनाव में अपने मोदी जी को बहुमत मिला था, उसी के आधार पर यह मिला था। साथियों, मान लीजिए यदि देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि लोकसभा और राज्यसभा में, यदि लोकसभा में अपने बहुमत अगर बीजेपी सरकार की बन जाए, तब उनका पीएम कौन सा बनेगा, यह बनेगा नरेंद्र मोदी जी बनेगा। यदि लोकसभा में बहुमत अपने कांग्रेस का बन जाए तो अपने कौन सा बनेगा, राहुल गांधी जी बनेगा। साथियों, यदि दोनों के बीच में बहुमत बिल्कुल बराबर है, तब क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे, और जिसने अपने गठबंधन के आधार पर जिसको अपने मंत्री को साथ में मिला लिया, उनकी पार्टी का पीएम बनेगा। साथियों, और यही आज के समय 2024 के चुनाव में के समय हुआ था। साथियों, ठीक है ना, कितनी होनी चाहिए सीटें, 50% और प्लस 1 सीट होनी चाहिए, तब उस पार्टी का पीएम बनेगा। साथियों, ठीक है ना। प्रधानमंत्री अपना कोई भी बन सकता है, यदि लोकसभा का सदस्य है वह भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य है वो भी बन सकता है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन बनना चाहिए, पीएम बनना चाहिए, उसके पास में वो शक्ति होनी चाहिए, वह पावर होना चाहिए, जिस प्रकार अपने नरेंद्र मोदी जी के पास में है, जो गठबंधन के आधार पर यह अपने बना था। लेकिन अपने 17वें चुनाव हुआ था, वह अपने बहुमत के आधार पर बना था। साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है, गठबंधन क्या होता है, बहुमत क्या होता है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। किसके पास में पावर होती है वो भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। साथियों, अब देख लेते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, वो अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है, तो भाग 5 हो जाएगा। और सदनीय शासन का वास्तविक शक्तिकार कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और प्रधानमंत्री कौन सी सदन का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। यदि आप लोकसभा के चुनाव में जीतते हो तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, यदि आप राज्यसभा का चुनाव जीत के आते हो तभी आप बन सकते हो। यानी कि ओवरऑल आपको पीएम बनना है, तब आप किसी भी तरीके से संसद में आपको भाग लेना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तब जाके आप पीएम बन सकते हो। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री
और इनको 4 भागों में डिवाइड किया है, अच्छी तरह से समझेंगे। पहले लेते हैं अनुच्छेद 74, जिसमें अपने मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है साथियों। मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, ये अपने पीएम हो जाएगी इस प्रकार, और इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है साथियों, जो इनके द्वारा ही चुनी जाती है। पीएम नरेंद्र जी है ना, उसके द्वारा ये चुनी जाती है और अलग अलग विभाग इनको दिए जाते हैं और यही अपने सलाह देते हैं कि आप अगर इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, और उसी के सलाह के आधार पर ये कौन सा करता है, पीएम करता है साथियों। यानी कि ये इनके दोस्त हो जाएंगे और मंत्रिमंडल हो जाएगी, उसी के आधार पर पूरे भारत का निर्णय वगैरह किया जाता है और यही अपने हो जाएगी मंत्री परिषद हो जाएंगे। आज अपन इसके भी बारे में देख लेंगे साथियों। अब देखते हैं 75 में अपने प्रधानमंत्री की शक्तियाँ मिलती हैं। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। आखिर क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से है, सब कुछ कर देखेंगे। और 352 में ये कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है साथियों, और एक बार ही अपना उल्लेख किया गया है साथियों। अगर इसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाए 352 में आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो 352। अगर इसके अंदर आपसे पूछा जाए तो 352.3 हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है, एक बार ही किया गया है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाता है संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 352 हो जाएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे। ये हो गए, इनके 4 भाग हो गए साथियों। एक हो जाएगा मंत्री परिषद हो जाएगा, 2 अपने प्रधानमंत्री हो जाएगा और प्रधानमंत्री के कर्तव्य हो जाएंगे और कैबिनेट शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं 74.1 देख लेते हैं साथियों। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री होगा साथियों। ध्यान रखना, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है सलाह। सलाह कौन दे रहा है, मंत्री परिषद दे रही है और उसका अध्यक्ष कौन सा होता है, पीएम होता है। और ये जो भी अपने सलाह देगी ना, उनको मानना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा साथियों। यानी कि जो भी आपकी योजना आएगी उसके पीछे कौन होता है, मंत्री परिषद होता है और प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आगे कौन दिखाई देते हैं, ये अपने राष्ट्रपति दिखाई देते हैं और ये सिग्नेचर करते हैं, तब जाके ये कानून बन जाता है और इनको ये सिग्नेचर करना बिल्कुल अनिवार्य है साथियों। जैसा कि मैंने आपको चौथे वाले पार्ट में सब कुछ बता दिया था कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती है, कहाँ पे ये बाध्य होते हैं, सब कुछ आपको बता दिया था। लेकिन इसके पीछे कौन कार्य करे, यही करते हैं मंत्री परिषद ही कार्य करते हैं साथियों। वह जैसा भी कहेगा वो अपने राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा साथियों। आज का सुबह का खाना क्या खाएगा, वह अपने कौन ऊपर निर्णय लेता है, यह अपनी मंत्री परिषद ही अपना निर्णय लेती है साथियों। और इसका काम कुछ नहीं होता है, राष्ट्रपति का कुछ भी काम नहीं होता है, पीछे अपने यही होते हैं, मंत्री परिषद होती है और प्रधानमंत्री होती हैं। ये दोनों की दोनों होती हैं साथियों। यानी कि ये मित्रगण के आधार पर यूज लिया करते हैं साथियों, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ था, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। यानी कि कोई भी सलाह है ना, उनको मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। जिस प्रकार कोई भी अपना बिल हो गया, यानी कि वो लाभदायक है या नहीं इसका कोई अगर पता नहीं, लेकिन एक बार अगर अपने राष्ट्रपति को वह बिल अगर भेजा दिया गया, तब उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहता है 42वां संविधान संशोधन कहता है साथियों। और वो किस समय लाया गया था, ये अपने इंदिरा गांधी जी ना, उसके समय ये लाया गया था और पूर्णतः अपने राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था। यानी कि आपको सलाह माननी पड़ेगी, आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, चाहे वह कैसा भी कानून हो जाए, कैसी भी कुछ अगर समस्या हो जाए, आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा साथियों। यानी कि दिखाया कौन जाता है, राष्ट्रपति दिखाया जाता है, लेकिन पीछे कौन कार्य कर रहा है, ये कर रही मंत्री परिषद कर रही है और अपने प्रधानमंत्री कर रहे हैं साथियों, ठीक है ना। फिर उसके बाद में होता है 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में होता है। उसमें एक ही अपना सुझाव दिया जाता है, पूर्ण विचार के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए यदि कोई बिल है जो अपने ये रहा अपना मंत्री परिषद रहा, ये रहा अपने मंत्री परिषद, यहाँ से अपने अगर राष्ट्रपति को एक बिल भेजा गया। पहले क्या हुआ था 42वां संविधान संशोधन में कि वह बिल अगर वापस नहीं भेजा
जा सकता वह बाध्य हो जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन समाज सेवा संविधान संशोधन होता है, इस प्रकार से होता है, और वह अगर भेजा जाता है तब राष्ट्रपति उसे पढ़ता है, फिर वह अपने स्वयं विवेक के आधार पर वह निर्णय लेता है कि आप इनमें कुछ और फेरबदल कर दीजिए या संशोधन कर दिए। एक बार ही भेजा जा सकता है, लेकिन अपनी मंत्रिपरिषद हो जाए और वह दोबारा से अगर वापस और वह बिल अगर भेजा जाए तब वह पूरी तरह से बाध्य हो जाएगा साथियों। यानी कि केवल कहने का मतलब यही है, वह अपने एक बार ही अपने वापस दे सकते हैं, उसके बाद में वह नहीं दे सकता। यानी कि ये भी अपने बाध्य हो जाता है, और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको बता दूंगा। आपको समझ में आ गया। 42वां संविधान संशोधन ये अपने इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था। समाज सेवा संविधान संशोधन ये अपने मोरारजी देसाई के आधार पर किया गया था साथियों, जो अपने कांग्रेसी प्रथम पीएम होते हैं, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। ये आपको दोनों के दोनों पॉइंट है ना अच्छी तरह से ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं 74(2). इसमें मंत्रिपरिषद ने जो भी अपने सलाह राष्ट्रपति को दी है वह न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जांच नहीं की जाएगी। यदि कोई भी अपने मंत्रिपरिषद कोई भी अपने सलाह अपने राष्ट्रपति को दे दिया, उनको बाध्य कर दिया गया, तब वह वहाँ पे वो कानून बन जाएगा। लेकिन उस कानून पर किसी भी प्रकार का कोई न्यायालय के द्वारा कोई भी अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी नहीं कहा जाएगा कि आपने अगर सलाह ऐसी क्यों दी, ये गलत है या सही, ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लेगा साथियों। और ये कौन सा कहता है, ये अपने 74.2 अपना अनुच्छेद कहता है साथियों। यानी कि आप समझ रहे हो, दिखाने के दांत कौन से हो जाएंगे, खाने के दांत कौन से हो जाएंगे साथियों। पीछे कौन कार्य कर रही है, ये मंत्रिपरिषद करे और पीएम करे, और आगे अपन को किसे दिखाई दे रहा है, ये अपने राष्ट्रपति को दिखाई देता है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे साथियों। यानी कि पावर किसके पास में है, ये अपने रोकी भाई के पास में, यानी कि पीएम के पास में है साथियों, और उनकी मित्र मंडली यानी कि मंत्रिपरिषद के पास में है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो भी करेगी वह भारत में सब कुछ लागू हो सकता है, और आगे अपन को दिखाई देता है, राष्ट्रपति दिखाई देता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आप देख लेते हैं 75.1 अपन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है वो अपन देख ले। यह है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये अपने राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी वगैरह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है साथियों। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, बहुमत के आधार पर होती है, यानी कि 50% प्लस 1 उसकी के आधार पर होती है। यानी कि उनको नियुक्ति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। फिर जो भी अपने मंत्रिपरिषद कहेगा उसी के आधार पर सारा का सारा राष्ट्रपति करेगा साथियों, काम करेगा। इस प्रकार से पावरफुल कौन सी होती है, यह पीएम होती है और मंत्रिपरिषद होती है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल अपना ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको समझ में आ गया तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको अच्छी तरह से लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, कौन सी लाइन क्या क्या कहती है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये जो भी आप लाइन देख रहे हो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि हर लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और आप ऐसे करके करके धीरे धीरे करके आपको लाइनों को कवर करके तब आप सक्सेस की तरफ अच्छी तरह से जा सकते हो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, पहले इनको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट शब्द संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो 352 हो जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं, तो 78 में मिलते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए वापस भेजने के लिए बाध्य किया गया था, या उनको बाद में भेजने पर बाध्य किया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था साथियों। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को दे देगी उस पर न्यायालय के द्वारा कोई भी जांच नहीं की जाएगी, तो अपने 74.2 हो जाएगा साथियों, पूछा जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। अब देख लेते हैं 75.1 देख लेते हैं, इसमें क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है मंत्रिपरिषद कुल कितनी होनी चाहिए साथियों, यह लिखा गया है। मान लीजिए ये अपने लोकसभा हो जाएंगे, यहाँ पे अपने जितने भी सीटें हैं ना, उनका 15% अपने मंत्री परिषद होनी चाहिए, यानी कि ये पीएम हो गया। देखो इसको मिटा दे, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये रहा अपना लोकसभा और ये रहा अपना राज्यसभा। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ये रहा लोकसभा और ये राज्यसभा। कोई भी पार्टी है जिसका बहुमत के आधार पर वह पे पीएम बन गया। देखो ये आप पीएम बन गए। अब आपको क्या चाहिए? सलाह चाहिए। सलाह के लिए आपको क्या चाहिए? मंत्री परिषद चाहिए। और मंत्री परिषद कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए लोकसभा में आपके सदस्य हो जाएंगे 100 हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे 100 अगर सीटें हैं और इनका 15%, ध्यान रखना 15% वह अपने मंत्री परिषद है ना, वह होनी चाहिए, जो किसके नीचे कार्य करेगी? पीएम के नीचे कार्य करेगी। जो इसका अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? पीएम हो जाएगा साथियों। और ये कहाँ से लेगा? ये अपनी लोकसभा से भी ले सकता है और राज्यसभा से भी अपना ले सकता है साथियों। और ये 15% बिल्कुल अनिवार्य कब किया गया था? ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये किया गया था साथियों। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी साथियों। और यहाँ पे यही लिखा गया है कि 15% अपने लोकसभा के दायरे में होने चाहिए। कौन होगा? ये मंत्री परिषद होगा। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये हुआ था साथियों। यानी कि लोकसभा है ना, उनका 15% जितना भी होगा वह अपने पीएम की मंत्री परिषद होगी साथियों, ठीक है ना। कहीं से भी वो ले सकता है, लोकसभा से भी ले सकता है और राज्यसभा से भी अपना ले सकता है साथियों, ठीक है ना। और उसी प्रकार में जो अपने प्रधानमंत्री होता है ना, वो किसी भी सदन का नेता हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है साथियों, ठीक है ना। पूछे जाते हैं साथियों। और इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, 15% हो जाएगा साथियों, जो अपने लोकसभा के आधार पर होते हैं साथियों। और यह निर्णय कौन करता है? पीएम करता है। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये बातें की गई थी? 91वां संविधान संशोधन के तहत ये बातें की गई थी, ठीक है ना। समझ में आ गया। मैंने आपको पीएम बना दिया है, आपकी मंत्री परिषद भी मैंने आपको बना के दे दी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं पीएम, देख लेते हैं जितने भी आपके पीएम है ना, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। फिर अपन देख लेंगे इन दोनों की क्या गुटबाजी होती है, क्या ये दोनों अगर कार्य कर सकते, किस प्रकार से पूरे भारत में ये हिला देते हैं, सारा कुछ अगर देखेंगे। अब देख लेते हैं अपने आज तक के जितने भी आपके प्रधानमंत्री बने हैं उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे साथियों। अब देख लेते हैं सारे के सारे आज तक जितने भी आपके पीएम बने हैं वहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या कार्य किया गया था वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कौन सा हो जाएगा? ये अपने चाचा नेहरू जी हो जाएगी। और ये रहे अपने चाचा नेहरू जी, पता नहीं क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पहले देखते हैं इनका समयकाल। समयकाल कितना हो जाएगा? 1947 से लगा के 1964 तक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक होता है। सर्वाधिक पीएम का सर्वाधिक समयकाल किसका हो जाएगा? चाचा नेहरू जी का हो जाएगा साथियों। अब आप सोच रहे होंगे पीएम नरेंद्र जी का, मोदी का कितना हो गया? अभी 10 साल हुए हैं साथियों। अब ये आपका 11वां साल चल रहा है। जब वो तीसरी बार इलेक्शन जीत जाएंगे, तब वो चौथी बार दोबारा जीतेंगे, तब उनको 9 माह 13 दिन से आगे करना पड़ेगा, तब जाके वह भारत का सर्वाधिक ज़्यादा समय काल तक पीएम बन जाएगा साथियों। अभी अपन कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा नेहरू जी हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए, नेहरू जी का समय काल सर्वाधिक ज़्यादा हो जाएगा। 16 माह 9 दिन 13 दिन तक हो जाता है। और ये अपने ऐसे एकमात्र पीएम है जो मनोनीत हुए थे और निर्वाचित हुए थे साथियों। पहले मैं आपको बता देता हूँ मनोनीत का मतलब क्या होता है। मनोनीत का मतलब वह होता है जो जनता के बिना अपने चुनाव के आधार पर जीते जाने वाला शख्स होता है साथियों। जिस प्रकार अपने संविधान सभा
चल रही थी, संविधान सभा चल रही थी, उसमें सारों ने निर्णय ये ले लिया कि ये अपना प्रधानमंत्री बनेगा, ये अपने राष्ट्रपति बनेगा, ये अपना ये विभाग का अगर मंत्री बनेगा। इन्होंने यह निर्णय ले लिया था, यानी कि ये ओवरऑल अपने मनोनीत के आधार पर अपने पीएम बन गए थे साथियों। अब ये अपने पीएम बन गए हैं। फिर उसके बाद में चुनाव होता है, उसे कहते हैं निर्वाचन, यानी कि लोगों ने इन्हें को चुन लिया था और ये फिर से अपने पीएम बनते हैं साथियों। यानी कि ये पहली बार अपने मनोनीत हो गए थे और दूसरी बार निर्वाचित हो गए थे साथियों। इस कारण एकमात्र ऐसे अपने पीएम हो जाएंगे जो मनोनीत हो जाएंगे और निर्वाचित हो जाएंगे साथियों। और इसका रिकॉर्ड है ना, कोई भी नहीं तोड़ सकता है साथियों, ठीक है ना, ये आप चीज़ नोट करना। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये देख लेते हैं, ये भारत के पहले विदेश मंत्री हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री पहले कौन से हो जाएंगे? चाचा नेहरू जी हो जाएंगे साथियों। और इसके समय पंचशील समझौता हुआ था जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जो अपने भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे नेहरू जी हो जाएंगे और चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे चाउ ऊन लाई हो जाएंगे। नाम ही बड़ा अजीब है, क्या हो जाएंगे? चाउ ऊन लाई हो जाएंगे। जो इसके बीच में पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था साथियों। ये आप चीज डेट जरूर से जरूर ध्यान रखना, कब हुआ था? 1954 को हुआ था। और 1962 को ही अपना युद्ध हुआ था, चीन ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था साथियों, ठीक है ना, वो अपन आगे देखने वाले। फिर 1960 में सिंधु नदी समझौता होता है, किसके बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, जहाँ पे वगैरह सिंधु नदी को पानी को बांटा जाता है। किसके समय हुआ था? ये अपने चाचा नेहरू जी के समय हुआ था साथियों, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं चीन का आक्रमण किसके समय हुआ था? चाचा नेहरू जी के समय हुआ था। और इसके समय पहली बार आपातकाल लगाया गया था, 1962 में लगाया गया था, जैसा कि मैंने आपको कल आपको सब कुछ आपको बता दिया था साथियों। और यह कार्यकारी हुए थे। अब देख लेते समाधि, यानी कि इनकी समाधि कहाँ पे हो जाएगी? यह हो जाएगी शांति घाट पर हो जाएगी साथियों। कहाँ पे है? ये अपने दिल्ली में स्थापित है साथियों। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे अपने पीएम हो जाएंगे साथियों। यानी कि यदि ये मर नहीं जाते थे ना, यदि ये नहीं मरते ना, तो और भी इनका समय काल और भी ज़्यादा हो जाता साथियों। 16 वर्ष तो था, लेकिन क्या पता 17 हो जाता, 18 हो जाता, और भी ज़्यादा हो जाता। यानी कि ये बड़े ही महान व्यक्ति थे साथियों। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पहली बार अपने नेहरू जी के समय काल में लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था साथियों, 1963 में लाया गया था साथियों। और ये कौन लाया था? ये अपने लाया था जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, जो यह रहे शख्स रहे। और आपको याद होगा जेपी कृपलानी की एक समिति थी जो मैंने आपको संविधान सभा में आपको बताई थी, कौन सी हो जाएगी? झंडा समिति हो जाएगी, जो उनके ये अध्यक्ष होते हैं साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रधानमंत्री के आधार पर क्वेश्चन इससे बार बार नहीं जाएंगे। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से आपको सुनना, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और बड़े मन के साथ अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, भारत का पहला अपना राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा? यह अपने नेहरू जी हो जाएगा। भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसका समय काल सर्वाधिक लंबा हो जाएगा? यह नेहरू जी हो जाएगा। एकमात्र ऐसे कौन से पीएम है जो अपने मनोनीत हुए थे, जो अपने पीएम हो जाएंगे, यानी कि वह हो जाएंगे नेहरू जी हो जाएंगे। एकमात्र ऐसे कौन से पीएम है जो मनोनीत होते हैं और निर्वाचित होते हैं, और ये अपने चाचा नेहरू जी हो जाएंगे। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन से हो जाएंगे? ये नेहरू जी हो जाएंगे साथियों। पंचशील समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1954 को हुआ था। डेट आपसे पूछी जाए तो 29 अप्रैल को हुआ था साथियों। किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। और पंचशील समझौता कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। उसमें से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। चीन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चाउ ऊन लाई ने किया था साथियों। और सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। चीन का कब हुआ था? 1962 को हुआ था। पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 को
लगा था। और नेहरू जी की समाधि स्थल कौन सी हो जाएगी? शांति घाट हो जाएगी। वर्तमान में कहाँ पे? दिल्ली में स्थापित है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रथम पीएम कौन से हो जाएंगे? नेहरू जी हो जाएंगे साथियों। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। किसके समय लाया गया था? नेहरू जी के समय लाया था। कौन लाया था? जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था साथियों। और यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल वाइज डिटेल समझा दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यानी कि आप समझ सकते हो ये बड़े अच्छे व्यक्ति है, नेहरू जी हो जाएंगे साथियों। और इसकी नीतियाँ है ना, वो बड़ी शानदार है साथियों। ठीक है ना, कभी कभार मैं आपको वो भी विदेशी नीतियाँ भी आपको अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं आपको आराम से बड़े डिटेल वाइज समझा रहा हूँ साथियों। अब देख लेते हैं दूसरे पीएम। दूसरे पीएम कौन से बनते हैं? यह बनते हैं गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। यह अपने चाचा नेहरू जी की मृत्यु हो जाती, समय काल के पहले अपने हो जाती, यानी कि कार्यकाल के समय हो जाती। तब अपने आप सभी लोगों को पता है कौन बनता है पीएम? जो अपने उस समय बन जाता है गुलजारी लाल नंदा बन जाता है, जो अपने कार्यकाल अपने प्रथम हो जाएगा साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अपना ऐसा पीएम कौन सा हो जाएगा जो कार्यकाल के समय प्रथम हो जाएगा? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा साथियों। अब उन्होंने ये समय काल चला लिया था। फिर अपने होता है चुनाव होता है साथियों, और फिर उसमें जीत जाते हैं शास्त्री जी, जीत जाते हैं। जो ये रहे शख्स बड़े अच्छे व्यक्ति है और बड़े ईमानदार आदमी होते हैं। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। इनका समय काल क्या हो जाएगा? 1964 से लगा के 66 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 वर्ष तक ये रहते हैं। और अपने भारत के ऐसे एकमात्र पीएम हो जाएगी जिसकी मृत्यु अपने विदेश में होती है। कहाँ पे होती है? विदेश में होती है। कौन सी जगह हो जाएगी? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होते हैं साथियों। कहाँ पे होते हैं? वहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे इनकी विदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने भारत और पाकिस्तान के समझौते के तहत भाई ये वहाँ पे ताशकंद जाते हैं और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय 1966 का समय चल रहा था। अब देख लेते हैं यह इनके उपनाम। इनके उपनाम के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी अब इन्होंने नारा दिया था उसके आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं भारत के शांति के जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? शास्त्री जी को कहते हैं। इसे अपने पंजाब का शेर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? पंजाब से संबंधित हो जाएंगे साथियों। इसे शांति के पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों की तीनों फैक्ट है ना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इसी के समय 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध किया था। उस समय भारत पूरी तरह से जीत जाता है। अब देख लेते हैं इसके द्वारा कौन से नारे वगैरह लगाए गए थे, वो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। तोप का मुंह सीमा की ओर खोलो, ये नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था साथियों। अब इनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो इसकी समाधि स्थल कहाँ पे बनाई जाएगी? दिल्ली में बनाई जाएगी, और उसे कहते हैं विजय घाट कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? विजय घाट। कौन सी किस प्रधानमंत्री की घाट बनी हुई है वो आपको ध्यान में रखनी है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार आपने विजय घाट किसकी हो जाएगी? शास्त्री जी की हो जाएगी। ये आपको सभी लोगों को याद में रखना है साथियों। और ऐसा पीएम जो मरने उपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था, और वो अपने पीएम हो जाएंगे साथियों। और वह पीएम कौन से थे? शास्त्री जी थे साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो मैं आपको डिटेल वाइज डिटेल आपको बता रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है? ऐसा कौन सा पीएम हो जाएगा जिसकी मृत्यु विदेश में हुई थी? तो शास्त्री जी हो जाता है। ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1967 को हुआ था। भारत का शांति के जनक किसे कहते हैं? शास्त्री जी को कहते हैं। पंजाब का शेर किसे कहते हैं? शास्त्री जी को कहते हैं। शांति के पुजारी किसे कहते हैं? शास्त्री जी को कहते हैं। 1965 के समय भारत का पीएम कौन सा हो जाएगा? शास्त्री जी हो जाएगा साथियों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? शास्त्री जी ने दिया था। तोपों का मुंह सीमा की ओर खोलो, ये किसने नारा दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। विजय घाट किससे संबंधित हो जाएगा? शास्त्री जी से संबंधित हो जाएगा। और
मरणोपरांत सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया था? तो ये शास्त्री जी को दिया था साथियों। और पहले अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन से हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। दूसरे कौन से हो जाएंगे? ये अपने गुलजारी लाल नंदा ही हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अब ये मर गए हैं, इसके बाद में कौन से आते? दोबारा से अपने गुलजारी लाल नंदा आ जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है शास्त्री जी के आधार पर, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो गए गुलजारी लाल नंदा आ गए, फिर उसके बाद में आएंगी अपने इंदिरा गांधी जी आ जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पावरफुल अपने पीएम होती है, जिसे कहते हैं आयरन लेडी भी कहते हैं, जिसे कहते हैं लोहे वाली महिला भी कहते हैं, और वास्तव में ये बिल्कुल होती भी है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं इंदिरा गांधी जी। ये रही इंदिरा गांधी, और ये सबसे पहले अपनी ऐसी महिला हो जाएगी जो अपन पीएम बनती हैं साथियों। और उसे क्या कहते हैं? प्रथम आयरन लेडी भी कहते हैं, जिसे कहते हैं लोहा महिला भी कहते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रमुख अपनी महिला होती हैं। इसी के आधार पर आपकी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनका समयकाल। समयकाल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1966 से लगा के 1970 तक हो जाता है, यानी कि 10 साल अपने कर देती हैं। फिर अपनी बनती हैं 80 से 84, यानी कि 14 साल अपने कर देती हैं, और भी करती हैं, वो अपन आगे वगैरह देखने वाले हैं। पहले देखते हैं इनका कार्य और आपके क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर सीधे सीधे क्या पूछे जाते हैं। ये पहली अपने पीएम हो जाएगी। कौन सी? महिला हो जाएगी। महिला के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सी भी हो जाए, प्रथम हो जाए, प्रथम जो भी आपकी महिला है, कौन सा पुरस्कार लिया गया था, कौन सी अपने पीएम हो जाएंगी, कौन सी अपने राष्ट्रपति हो जाएंगी, कौन सी अपने अध्यक्ष हो जाएगी, कौन सी सभापति हो जाएगी, कौन सी मंत्री हो जाएगी, कौन आपकी कुछ भी हो जाएगी, प्रथम के आधार पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं 2 बार ये इनके समयकाल में आपातकाल लगता है। कब लगा था? जैसा कि मैंने आपको बताया था 1971 और 1975, यानी 2 बार इसके समयकाल में आपातकाल लगा था। और आपातकाल लगाने वाली कौन सी हो जाएगी? यही अपने खुद ही अपने हो जाएंगी, इंदिरा गांधी जी हो जाएगी साथियों। और वास्तव में ये पावरफुल अपने लेडी होती हैं। अब देख लेते हैं इनके समय पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था साथियों। इससे पहले कभी भी अपना परमाणु परीक्षण नहीं किया गया था, और इसके समय पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये अपने जैसलमेर के पोखरण शहर में किया गया था। कब किया गया था? 18 मई 1974 में किया गया था, और ये आपकी डेट के आधार पर पूछा जाता है। अब देख लेते हैं शिमला समझौता, जो अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, पूछा जाता है। और उस समय अपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है, जिसे कहते हैं 1971 का युद्ध कहते हैं, जो भारत अच्छी तरह से जीत गया था साथियों। और इसके समय लघु संविधान संशोधन हुआ था, और वह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था साथियों, जो इसी के समय हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 42वां संविधान संशोधन, जिसमें ये आप समझ सकते हो कि इसमें कुल 42 संविधान संशोधन को संविधान का क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके समय 43 अपने अनुच्छेद में फेरबदल किया गया था। करने वाली कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी जी हो जाएगी। इसी के कारण इसे कहते हैं लघु संविधान भी कहते हैं। और इसी के समय मूल करते हुए अपने जोड़े गए थे, जो अपने रूस देश के साथ में लिए गए थे। सरदार सोवर्णसिंह समिति के आधार पर यह जोड़े गए थे साथियों। सरदार सोवर्णसिंह समिति ने कितने अपने मूल कर्तव्य बताए थे? 8 बताए थे, लेकिन इसने अपने कितने जोड़ दिए थे? 10 अपने जोड़े थे। और अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ आगे आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं इनके क्वेश्चन। पहले अपन ये भी अपन देख लेते हैं 80 से 84 का समय काल भी देख लेते हैं। इसके समय पंजाब में ऑपरेशन ब्लू चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, चलाया गया था। और इस ब्लू के आधार पर इनकी वह हत्या कर दी जाती है। कौन करते हैं? यह करते हैं इनके बॉडीगार्ड करते हैं, जो अपने पंजाबी होते हैं। और वह हो जाएंगे बेहद सिंह हो जाएंगे और कहर सिंह हो जाएंगे। इन्होंने वह गोली वगैरह मार देते हैं। इंदिरा गांधी बुरी तरह से मर जाती हैं। अभी मर गई है तो इनकी समाधि भी बनानी पड़ेगी,
और इसकी समाधि हो जाएंगी शक्ति घाट हो जाएगी। और ये कहाँ से ये पीएम बनती है, ये राज्यसभा के सदस्य के आधार पर वह सीएम बन जाती हैं साथियों। ये इनके प्रमुख प्रमुख कार्य है जो आपके पूछे जाते हैं, और वास्तव में ऐसे तो हजारों कार्य है, लेकिन आपकी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपके लिए लाया हूँ साथियों। पहला क्वेश्चन, पहले अपने पीएम महिला कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी जी हो जाएगी। किसके समय 2 बार आपातकाल लगा था, ये अपने इंदिरा गांधी जी के समय लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक अपने 3 ही अपने लगे हैं, जिसमें अपना 2 बार लगने वाले कौन सा हो जाए, इंदिरा गांधी जी के समय हो जाएगा। शिमला समझौता कब हुआ था, 1966 के समय हुआ था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये किया था इंदिरा गांधी जी ने किया था। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये भुट्टो ने किया था। और 1971 के समय भारत की पीएम कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी जी हो जाएगी। मूल करते हुए कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। कहाँ पे जोड़ा गया था, 51A में जोड़ा गया था। कौन सी समिति के आधार पर जोड़ा गया था, सरदार सोनसी समिति के आधार पर जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। किसके समय हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। पंजाब में इंदिरा गांधी के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ब्लू स्टार चलाया गया था साथियों। किसने अपने इंदिरा गांधी जी को गोली मारी थी, बेअर सिंह ने और कहन सिंह ने गोली मारी थी। और शक्ति घाट किससे संबंधित हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी से संबंधित हो जाएगा साथियों। यह क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते, इतने ही आप याद करके चला जाओ तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी यही क्वेश्चन है जो आपको किसी भी अंदाज में आपको पूछ भी सकते हैं साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए, जो बता रहा हूँ अच्छा बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ साथियों। अब देख लेते हैं मोरारजी देसाई, देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे, यह हो जाएंगे साथियों, यह अपने हो जाएंगे मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और ये अपने पहले अपने गैर कांग्रेसी पीएम हो जाएंगे। गैर कांग्रेसी पीएम का मतलब क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। ये अपने कांग्रेस है, क्या हो जाएगी, कांग्रेस हो जाएंगी। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस हो गई। इसके अलावा जो भी आपका पीएम बनता है ना, उसे कहते हैं गैर कांग्रेसी कहते हैं, यानी कि ये अपने भाजपा के आधार पर बन जाता है साथी। कौन बनता है, मोरारजी देसाई बन जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है गैर कांग्रेसी प्रथम कौन से हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। लेकिन पूर्णतः है प्रथम गैर कांग्रेसी कौन से हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोनों की दोनों आप शब्दावली अच्छी तरह से पकड़ लेना, तब जाके आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रथम गैर कांग्रेसी कौन सा हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम कौन सा हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है पूर्णतः, बस इतना सा आप ध्यान रखना, और क्वेश्चन है ना उसका आंसर बदल जाता है, और ऐसे ही आपको लोगों को गुमराह किया जाता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसके समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इन्होंने पहली बार ऐसे पीएम होते हैं जिसने अपना त्याग पत्र दे दिया था, यानी कि इसके समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था, दूसरी बार लाया गया था। पहली बार अपने चाचा नेहरू जी के आधार पर लाया गया था, और वह अपना स्वीकारा नहीं जाता है। लेकिन इसके समय अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उससे पहले ही अपने त्याग पत्र दे देते हैं। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन से पीएम हो जाएंगे जिसने अपना पहली बार त्याग पत्र दिया था, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और ये प्रथम अपने गैर कांग्रेसी पीएम हो जाते हैं। और इसके समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवाद संविधान संशोधन 1978 अपने मोरारजी देसाई के समय हुआ था। उस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता, जो कहाँ पे था, मौलिक अधिकार में था, भाग 3 में हो जाएगा। कहाँ पे था, 19F में था, और अपने 31 में था। कौन से अनुच्छेद में था साथियों, इसमें था साथियों। ठीक है ना, और वो हटा के कहाँ पे डाला गया, 301 में डाला गया था, जो अभी वर्तमान में क्या हो जाए, कानून का अधिकार हो जाता है, जो इसके समय ये किया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं साथियों मोरारजी देसाई के आधार पर, और ये भी बड़े अपने सज्जन व्यक्ति हैं। ठीक है ना, अब देख लेते क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन से हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी कौन से हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ऐसा कौन सा पीएम हो जाएगा जिसने सर्वप्रथम अपना त्याग पत्र दिया था, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था,
ये हटाया गया 1958 में हटाया गया था। 44 संविधान संशोधन के तहत ये हटा दिया गया था। और उस समय पीएम कौन से हो जाए? मोरारजी देसाई हो जाएंगे साथियों। यह क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह के आधार पर अपन देख लेते हैं साथियों। और ये कभी भी अपने लोकसभा के सामने नहीं आए थे और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में आज तक ऐसा कौन सा पीएम नहीं सामने आया था, तो ये चौधरी चरण सिंह हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। यही आपका क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। मैं आपको वही बताता हूँ जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको सारी के सारी प्रधानमंत्री की सूची भी मैं आपको बता दूंगा, जहाँ से आप अच्छी तरह से आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंदिरा गांधी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी जानकारी, जैसा अपना 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन अपने दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है। मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 के समय हुई थी साथियों। और इसकी समाधि कहाँ पे हो जाएगी? शांति घाट में हो जाएगी। और ये प्रथम अपने भारतीय लौह महिला का दर्जा इसे मिल जाता है साथियों। और ये मैंने आपको करा दिया था साथियों। अब देखते हैं राजीव गांधी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। युवा नेता होते हैं और इसकी भी मृत्यु अपने समय काल के दौरान हो जाती है। क्या क्या इन्होंने किया था वो अपन देख लेते हैं। यह पहले अपने युवा नेता हो जाएंगे, यानी कि युवा पीएम हो जाएंगे। इसके समय 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। उसमें क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची है ना, वह जोड़ी गई थी। किससे संबंधित हो जाएगा? दल बदल से संबंधित हो जाएगा साथियों। वह कौन सी हो जाएगी? 10वीं अनुसूची हो जाएगी। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ा गया था। और इसके समय 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में होता है। 1989 में होता है। उसके समय बालक की आयु 18 वर्ष होती है और उसके समय 21 वर्ष की आयु के बालकों को 18 वर्ष में मतदान में जोड़ा जाता है। आज अपन देते हैं मतदान, जो 18 वर्ष की आयु में देते हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के समय हुआ था? 61वें संविधान संशोधन के समय हुआ था। उस समय कौन से पीएम हो जाएंगे? पीएम राजीव गांधी जी हो जाएंगे साथियों, जिसे कहते हैं युवा प्रधानमंत्री भी कहते हैं साथियों, ठीक है। इसके समय ये दो ही प्रमुख क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और इसकी हत्या हो जाती है, एक हादसे में हो जाती है, और वह होता है 21 मई 1991 में हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं समाधि। समाधि हो जाएगी वीर भूमि हो जाएगी साथियों। शांति घाट किसे हो जाएगी? ये अपने शास्त्री जी से संबंधित हो जाएगी। शक्ति घाट किसे हो जाएगी? इंदिरा गांधी से संबंधित हो जाएगी। और वीर भूमि किससे संबंधित हो जाएगी? राजीव गांधी से संबंधित हो जाएगी। और इसके समय कंप्यूटर क्रांति का इसे जनक भी कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? राजीव गांधी जी को कहते हैं। और यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। प्रथम युवा नेता कौन सा हो जाए, यानी युवा प्रधानमंत्री कौन सा हो जाए? राजीव गांधी जी हो जाएगा। किसके समय 52वां संविधान संशोधन हुआ था? राजीव गांधी जी के समय हुआ था। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 के समय जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। दल बदल कौन सी अनुसूची से संबंधित हो जाएगा? 10वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा साथियों। और 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा? मताधिकार से संबंधित हो जाएगा। उसके समय 21 से घटा के 18 वर्ष आयु कर दी जाती है साथियों। वीर भूमि किससे संबंधित हो जाएगा? राजीव गांधी जी से संबंधित हो जाएगा। किसके समय कंप्यूटर की क्रांति का जनक कहते हैं? राजीव गांधी जी को कहते हैं साथियों। यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वीपी सिंह देख लेते हैं, जिसका नाम हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ही आपको याद में रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं चंद्रशेखर, और इसके बाद में यही बनते हैं। अब देखते हैं वीपी नरसिंह राव के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी आप अगर अर्थव्यवस्था देख रहे हो, जो इनका प्रमुख आधार कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा साथियों, क्योंकि इनकी पॉलिसी भी अच्छी थी। और आपकी जितने भी आप अगर देख रहे हो आयात और निर्यात, इनका आधार कौन सा हो जाए? यही हो जाएगा साथियों, जिसे क्या कहते हैं? LPG कहते हैं, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन्होंने अगर सर्वप्रथम को प्रारंभ किया था साथियों।
और यहाँ से अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी एक विदेश नीति होती है, वो भी आपका पूछा जाता है, और वह कहते हैं पूर्व की ओर देखो, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूरे देशों की ओर देखो। इस कारण यह इनकी ऐसी पहली और इम्पोर्टेंट अपने अगर पॉलिसी हो जाएगी जो आज भी अगर 2024 में ये लागू होती हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके समय नव पंचशील सिद्धांत भी अपनाया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, नव पंचशील सिद्धांत अलग हो जाएगा और पंच सिद्धांत वह भी अलग हो जाएगा साथियों। ठीक है, पूछे जाते। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते। ध्यान रखना, अच्छी तरह से पूछा जाता है। पूर्व की ओर देखो, यह पॉलिसी किससे संबंधित हो जाएगा? नरसिंह राव से संबंधित हो जाएगा साथियों। किसके समय एलपीजी का आधा लिया गया था? तो नरसिंह राव जी के आधार पर लिया जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जैसे अपने भारत अपने अन्य देशों के साथ लेन देन कर सकता था, सामान उधर भेजा जा सकता था, और अपनी कंपनियां भारत में आती हैं, यहाँ पे व्यापार करती हैं। आयात और निर्यात का कार्य सर्वप्रथम नरसिंह राव जी के समय किया गया था। अब मैं आपको क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका पूछा जाए पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? नेहरू जी से संबंधित हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नव पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? ये नरसिंह राव से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से जोर लगा के कहता हूँ कि आपको याद में रखना है, ठीक है ना। और तीनों के तीनों फैक्ट है ना, पूछे गए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र 13 दिन की सरकार बनती है। फिर आते हैं HD देवगौड़ा। इसके समय फरका नदी समझौता होता है, जो किससे संबंधित हो जाएगा? बांग्लादेश से संबंधित हो जाएगा। फिर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट नीति यही है, गुजरात सिद्धांत हो जाएगी, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ में होती हैं साथी, और ये आपका पूछा जाता है। फिर आते हैं अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कब बने थे? 1998 से लगा के 1999 तक बनते, यानी कि ये एक साल ही बनते हैं साथियों, पूछा जाता है। और इसके समय दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला किसके समय किया गया था? इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था, 1954 के समय किया गया था। और तीसरा कब किया गया था? 1998, और दूसरा अपने इसके समय ही किया गया था साथियों, ठीक है ना। यानी कि 11 तारीख को दूसरा किया गया और 13 तारीख को अपना तीसरा किया गया था साथियों। और इसके समय लाहौर घोषणा पत्र भी 1999 में हुआ था, और उसके तहत दिल्ली से लाहौर अगर बस अगर चलाई गई थी। और इसके समय 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं। और इसके समय पाकिस्तान के साथ में आगरा शिखर वार्ता भी होती हैं साथियों। और इसके समय 31 दिसंबर 2001 को संसद में हमला भी होता है। और ये वाले क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। यही पूछा जाता है कि दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किसके समय हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। किसके समय? दिल्ली से लगा के लाहौर तक बस उगर चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय चलाई गई थी। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे हो जाएगा? कारगिल युद्ध से संबंधित हो जाएगा साथियों। किसके समय? संसद में 2001 में आक्रमण हुआ था, तो बीजेपी की सरकार यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये हुआ था साथियों। आपके ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के सबसे ज्ञाता कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे साथियों, पूछे जाते हैं साथियों। कभी कभार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में अपन समयकाल देख लेते हैं। इनका समयकाल हो जाएगा 2004 से लगा के 2014 हो जाएगा, यानी कि इन्होंने 10 साल तक अपने राज किया था साथियों, पूछे जाते हैं। और इसके समय 2005 में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कूट की नीति अपनाई गई थी। और इसके समय फरवरी 2006 में नरेगा चालू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके ग्रामीण इलाकों में नरेगा शुरू की गई थी, वह योजना किसकी हो जाएगी? मनमोहन सिंह की हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज भी अपन को देखने को मिलता है। जितने भी आपके ग्रामीण में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जो अपने यहाँ पे नरेगा में जाते हैं,
जो अपने 100 दिन का रोजगार हर साल अगर पाते हैं। और वह योजना किसने प्रारंभ की थी? यह की थी मनमोहन सिंह ने की थी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आप देख लेते हैं सूचना का अधिकार जिसे कहते हैं आरटीआई किसके समय लागू हुई थी? ये हुई थी मनमोहन सिंह के समय हुई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है आरटीआई। उसी के आधार पर आप कोई भी जानकारी आप अगर खुद अगर घर बैठे अगर मंगवा सकते हो, जिसे कहते हैं आरटीआई, जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार कहते हैं, जो अपने 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आप समझ सकते हो ऐसी ऐसी योजना है, उसी के आधार पर आज भी ये चल रही है। तीसरी हो जाएगी खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर जो भी आपके किसान भाई उनको सही फसल वगैरह दी जाती है। और लाने वाला कौन सा हो जाएगा? मनमोहन सिंह हो जाएगा साथियों। और इसके समय 2008 में अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास भी किया गया था, जो हो जाएंगे नागरिक समझौता भी हो जाता है और हार्डिंग समझौता भी हो जाता है। ये कुछ है जो आपके इतनी डीपली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी ये योजना है ना, ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। ये तीनों की तीनों योजना, नरेगा वाली, सूचना अधिकार वाली और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये तीनों की तीनों आज की वर्तमान के समय चल रही है। और उसके समय पीएम कौन से हो जाएंगे? मनमोहन सिंह हो जाएंगे साथियों, जो बड़े महान व्यक्ति थे साथियों, जो अपने पंजाब से संबंधित हो जाते हैं। और 18वां अपने हो जाएंगे 2024 से लगा के 2029 तक, यही आपके बनेंगे साथियों। ठीक है ना? अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना? ये हो गया आपके जितने भी पीएम वो सारे के सारे हो गए। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मंत्री परिषद के आधार पर अपन देख लें। पीएम के बारे में अपन देख लिया, कौन से पीएम बने थे, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया साथियों। अब देखने वाले मंत्री परिषद, इनको भी 4 भागों में बांटा गया। यानी कि कुछ ऐसे अपने मंत्री होते हैं जो योग्यता के आधार पर होते हैं साथियों। जैसे अपने हो जाएंगे मंत्रिमंडल हो जाएंगे, जो अपने कैबिनेट की मीटिंग होती है ना, वहाँ पे ये भाग लेते हैं और सबसे पहले दर्जे के अपने मंत्री होते हैं। दूसरे होते हैं स्टेट मंत्री होते हैं। इनको भी अपने 2 भागों में बांटा गया, एक स्वतंत्र भार के आधार पर और एक राज्य मंत्री के आधार पर, जो अपने मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना? तीसरे हो जाएंगे उप मंत्री हो जाएंगे, जो भी अपने भाग नहीं लेते हैं साथियों। यानी कि ये अपने प्रथम हो जाएंगे, ये दूसरे हो जाएंगे और तीसरे हो जाएंगे। और ये क्या होता है? कैबिनेट सचिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? यही होता है। और ज़्यादातर बच्चों का यही इनका ख्वाब होता है, प्रशासन अधिकारी का सबसे बड़ा पद यही सचिव, कैबिनेट सचिव होता है साथियों। यदि आप आईपीएस बन गए हो और आईपीएस बनने के बाद अगर यही इनका पड़ा होता है प्रशासनिक अधिकारी बनना, यानी कि सचिव बनना। किसका? पीएम का सचिव बनना साथियों। ठीक है ना? सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। यह सारी कुछ अगर योजना बनाते हैं, फिर ये अगर कार्य इनको देते हैं, स्टेट मंत्रालय को देते हैं, फिर ये कार्य अपने इसके देते उप मंत्री को देते हैं। फिर ये इस प्रकार से ब्रांचें वर्ग धीरे धीरे फैली हुई होती है साथियों। ठीक है ना? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। और ये कैबिनेट सचिव का क्या मतलब होता है? यह अपने जो भी आपकी सलाह होती है ना, जो पीएम को यही देता है। कौन सा देता है? सचिव देता है। और इसकी देख रेख में पूरे भारत में सारी कुछ योजनाएं चलाई जाती है। ध्यान रखना, पीएम को सारी की सारी जानकारी कौन दे रहा है? सचिव दे रहा है। और इसके नीचे कोर कार्य कर रही है मंत्री परिषद करिए, और ये भी इनको सलाह देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सलाह किसकी होती है? इसी की ही होती है साथी, क्योंकि इसी के आधार पूरे भारत में जो भी कुछ कार्य होगा तो इनको सभी को आप देख लेते। कुछ और विशेषता अपन देख लेते जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 75.2 इसमें लिखा गया, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदारी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई ये मंत्री है, ये रहा अपना मंत्री परिषद रहा, इसमें से एक व्यक्ति जैसे मैं रहा, और मेरी पूरी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। यदि सामूहिक रूप से आपसे पूछा जाए तो लोकप्रियता के प्रति जिम्मेदारी होगी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है साथियों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों आप ध्यान में सुन लेना साथियों।
अब देखते हैं मंत्री। मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? यह अपने राष्ट्रपति दिलाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। और ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का वह सदस्य नहीं है, तब उनको 6 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि उनको मंत्री बनना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं बनेगा तब उनको त्याग पत्र दिया जाएगा या उसको निकाला जा सकता है, यानी कि उसके पास में टाइम लिमिट कितनी हो जाएगी? 6 महीने हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये आपकी क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा, व्यक्तिगत वाला हो जाएगा जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसको कौन को चूज करता है? पीएम करता है। और पीएम को कौन कहता है? ये सचिव ही कहता है साथियों, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इनके वेतन भत्तन, यानी कि मंत्रियों के जितने भी पैसे हैं ना, वो कहाँ से निकाले जाते हैं? यह निकाले जाते हैं संसद से निकाले जाते हैं साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपको पूछा भी जाता है। और मंत्रियों के मध्य में जो भी कार्य है, जो सारी की सारी कौन बताता है? राष्ट्रपति बताता है साथियों, ठीक है ना। राष्ट्रपति इनको मंत्रियों को कार्य बताता है, आपका विभाग ये है, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति को कौन बताता है? पीएम बताता है। और पीएम अपने किसकी सलाह पर कार्य करता है? सचिव की सलाह के रूप में कार्य करता है साथियों, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चेन होती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पीएम के करते हुए कहाँ पे हो जाएंगे? 78 में हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं साथियों। जितने भी आपके विभाग है, जितने भी आपके मंत्री होते हैं, उस मंत्रियों में फेरबदल करने का जिम्मेदार किसके पास में होती है? पीएम के पास में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और पीएम और मंत्री के संबंध में जितने भी प्रस्ताव की सूचना होती है, वो सारी की सारी अपने राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। यानी कि कोई पीएम है और अपने मंत्रिमंडल है, इनके द्वारा जो भी उनकी योजना चलाई जाती है, वो सारी की सारी अपने राष्ट्रपति के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये इनका प्रमुख कर्तव्य हो जाएगा। जितने भी योजना है, जो सारी की सारी वह जिम्मेदारी यानी जानकारी इनको ये देनी चाहिए साथियों। और ये अपने 78 अपना पीएम का प्रमुख रूप से कर्तव्य होता है साथियों, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यदि कोई भी मंत्री है, उसके विरुद्ध में कोई वोट कर दे, तब पीएम उसे इस्तीफा देने के लिए कहता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कहता है। जैसे कोई मंत्री वर्ग किसी भी तरीके से उसे नाराज हो गया, तब क्या करता है? पीएम अपने कहता है, राष्ट्रपति को कहता है कि उस मंत्री को आप अगर इस्तीफा देने के लिए कहे, तब वो कह देता है, तब वो इस्तीफा दे देता है। यदि वो नहीं देता है, तब मजबूरन उनको सीट से द्वारा हटाया जाता है, फिर उसी की जगह किसी और को लाया जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। इस कारण व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के रूप में उत्तरदायी होते हैं। इस कारण होता है साथियों, अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। ये हो गए, यहाँ पे पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पीएम किसके अध्यक्ष होते हैं साथियों। आप बार बार सुन रहे हैं पीएम पीएम, आखिर वो किसके अध्यक्ष होते हैं? पहला, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन से होते हैं? पीएम होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन से होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन से होते हैं? पीएम होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन से होते हैं? यही होते पीएम होते हैं साथियों। और इसमें जितने भी आपके सीएम है ना, जो इसमें सदस्य होते हैं साथियों, ठीक है ना, सीएम की बात कर रहा हूँ, जो इसमें सदस्य होते हैं। अब देखते हैं नियुक्ति, यानी कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करते हैं। ये सारी की सारी जानकारी होती है। आप सभी लोगों को पता है राष्ट्रपति हमें कितनी सदस्यों को नियुक्ति देता है, उनके पीछे कौन होता है? पीएम होता है साथियों। जैसे आप देख सकते हो महान्यायवादी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे अपन पढ़ने वाले। फिर होता है सीएजी होता है, जो इसके द्वारा नियुक्ति होते हैं। फिर रहते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है, लेकिन पीछे कौन होता है? पीएम नरेंद्र मोदी जी होते हैं। फिर रहते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है, लेकिन पीछे कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इनकी सलाह पर सारी की सारी कार्रवाई होती है, यानी कि पीएम जैसा करेगा वैसा राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह बाध्य हो गया है। आगे चलते हैं, इनको पहले मिटा देते हैं। और प्रधानमंत्री
विधायिका और कार्यपालिका प्रमुख होता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कारण ये शक्ति का वास्तविक शक्ति केंद्र भी होता है। और प्रधानमंत्री संसद का प्रमुख नेता होता है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 88 देख ले, 88 देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ, ये अपनी लोकसभा चल रही है और अपने राज्यसभा चल रही है, यहाँ पे इनकी दोनों की अलग अलग मीटिंग होती है। मान लीजिए लोकसभा में कुछ उगर विवाद चल रहा है, कुछ उगर चल रहा है, कुछ उगर बैठक चल रही, उसमें राज्यसभा का एक सदस्य यहाँ पे अच्छी तरह से जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होती और वह अच्छी तरह से सुनता है, बैठा रहता है, अच्छी तरह से वो सुनता है। जब यहाँ पे लोकसभा में वोटिंग की जाती है तब राज्यसभा का जो भी उनका सदस्य आया है वह वोटिंग नहीं दे सकता। आप समझ रहे हो, वह केवल मीटिंग ही अटेंड कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता और वह सुन सकता है साथियों। उसी प्रकार अपने राज्यसभा में इस प्रकार से चल रहा है तो लोकसभा का कोई भी सदस्य वहाँ पे जा सकता है, चाहे तो सारे के सारे उगर जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं, लेकिन वोटिंग नहीं दिया जा सकता है। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन सा हो जाएगा, 88 अपना संविधान यानी कि अनुच्छेद हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये हो गए आपके जितने जितने प्रधानमंत्री, उनकी सारी की सारी सूची रही आपके सामने पड़ी। जैसे प्रथम सबसे लंबा समयकाल किसका हो जाएगा, चाचा नेहरू जी का हो जाएगा। प्रथम कार्यवाहक पीएम कौन से हो जाए, गुलजारीलाल नंदा हो जाएंगे। शांति पुरुष किसे कहते हैं, शास्त्री जी को कहते हैं, जिसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, विदेश में हुई थी, ताशकंद में हुई थी साथियों। और दोबारा यानी दूसरी बार अपने कार्यवाहक पीएम कौन से बनते हैं, ये गुलजारीलाल नंदा बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला पीएम कौन सी हो जाएंगी, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी साथियों। प्रथम गैर कांग्रेसी कौन सी हो जाएंगी, ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे साथियों। किसी भी सदन में भाग नहीं लेते हैं, ये चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसकी हत्या कर दी गई थी उनकी बॉडीगार्ड के थ्रू, ये इंदिरा गांधी जी ने कर दी थी। सूचना क्रांति के पिता किसे कहते हैं, राजीव गांधी जी को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये कुछ अपने ये भी अपने फैक्ट है, अच्छी तरह से देख लो। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अटल बिहारी की वाजपेयी में ऐसा कौन सा पीएम हो जाएगा जिसका समय का सर्वाधिक कम हो जाएगा, तो वाजपेयी जी हो जाएगा, मात्र 13 दिन के होते हैं। ऐसा कौन सा अपना पीएम हो जाएगा जो पहले अपने सीएम था साथियों, और वह हो जाएगा देवगौड़ा हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये रहा उदारीकरण के पिता कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपका ये भी ऐसा कौन सा ऐसा पीएम है जो आज़ादी के बाद उनका जन्म हुआ था, और वह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे साथियों। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं तो रखने हैं साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं ऐसे पीएम जो पहले अपने सीएम थे साथियों, ध्यान रखना, ऐसे पीएम जो पहले सीएम थे। पहले कौन से हो जाए, मोरारजी देसाई हो जाएंगे, जो बॉम्बे के पहले अपने सीएम थे, फिर उसके बाद में पीएम बनते हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के होते हैं चरण सिंह होते हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के होते हैं वीपी सिंह होते हैं। फिर आंध्रा के होते हैं नरसिंह राव होते हैं। फिर कर्नाटक के बन जाते हैं देवगौड़ा बनते हैं। फिर अपने गुजरात के बनते हैं नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। ऐसे कुल अपने 6 अपने पीएम होते हैं जो पहले सीएम थे साथियों। ध्यान रखना, पीएम और सीएम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये अपने 6 ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 7 ऐसे पीएम जो उनको भारत रत्न दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला हो जाएगा नेहरू जी हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में हो जाए शास्त्री जी हो जाएगा जो मरणों उपरांत बाद में दिया गया था। फिर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा, गुलजारीलाल नंदा हो जाएगा, और अंतिम में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था, 2015 में दिया गया था साथियों। ऐसे अपने 7 अपने ऐसे पीएम हो जाएंगे जिसको भारत रत्न दिया गया था। और यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे भी जाते हैं साथियों। यहाँ पे आप चीज़ नोट करना, ये अपने उत्तर प्रदेश के 2 अपने ऐसे पीएम बने हैं साथियों जो पहले अपने क्या थे, सीएम थे साथियों, ठीक है ना, पूछे जाते। और ये कुछ अगर अलग है जानकारी आप देख भी सकते हो साथियों। यहाँ पे लिखा गया सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, कितने बने, 6 बने, वेरी इंपॉर्टेंट है,
पूछे भी जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये हो गया आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया साथियों। जो मैंने आपको बताया है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, या चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़े शानदार तरीके से बताया और मैंने आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी आपके सामने लाया हूँ साथियों, जो आप अगर अच्छी तरह से देख सकते हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले। देख सकते हो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे भी जाते हैं। और ये सारे के सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपके सामने टॉपिक आया है महान्यायवादी आता है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति करता है साथियों। ठीक है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं महान्यायवादी। यहाँ से आपके 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनका अनुच्छेद हो जाएगा 76 हो जाएगा। दूसरा योग्यता के आधार पर पूछा जाता है। तीसरा नियुक्ति के आधार पर पूछा जाता है। चौथा इनके कार्य के रूप के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अनुच्छेद हो जाएगा 76 हो जाएगा साथियों। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद देता है साथियों। वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ वगैरह करता है साथियों। और कार्यकाल ये राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में होता है साथियों, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी हटा सकता है और कभी भी उनको पद के ऊपर रख भी सकते, यानी कि अनिश्चित काल के रूप में होता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं यदि आपको महान्यायवादी बनना है तब आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारों के रूप में होता है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन पड़े हैं। यहाँ पे आपको एक क्वालिटी होनी चाहिए, या आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या हाई कोर्ट के 5 साल के आप जज होने चाहिए, या हाई कोर्ट के 10 साल तक आप वकील होने चाहिए। यहाँ पे तीनों में से आपका कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है, तब जाके आप अगर महान्यायवादी बन सकते हो। और साथ साथ में आपका रिश्ता राष्ट्रपति के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी जब आपको महान्यायवादी बन सकते हो साथियों। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनका कार्य, आखिर इनका कार्य क्या होता है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं अधिकार। इनका अधिकार क्या होता है? भारत के राज्य में किसी भी न्यायालय में यह सुनवाई कर सकता है, यानी कि सरकार का वकील कौन सा होता है? महान्यायवादी होता है। और वो किसी भी सदन में भाषण में बोल भी सकता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अधिकार है जो आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी किस सदन में बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। तो सदन में लोकसभा और राज्यसभा में यह बोल सकता है, लेकिन उनका ये अंग नहीं होता है साथियों, और इनको वोट देने का अधिकार नहीं है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये तीनों की तीनों फैक्ट है ना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना साथियों। यानी कि ये किसी भी न्यायालय की वहाँ पे जन की सुनवाई कर सकता है, और वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, और वह भाषण भी कर सकता है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता। ये तीनों के तीनों कार्य है ना, आप ध्यान से सुन लेना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रहा इनका इतिहास, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। सर्वप्रथम कौन लाए थे? ब्रिटेन लाया था। और ये निम्न सदन का सदस्य उस समय होता था, और वह उस समय वगैरह मतदान भी कर सकता, यानी कि वोट भी देता था। लेकिन यहाँ पे भारत में वह किसी भी सदन का भाग नहीं होता है, इस कारण वह वोट नहीं देता है साथियों। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते। अब देख लेते हैं प्रथम महान्यायवादी कौन से हो जाएंगे? यह MC शीतलवाड़ा हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वर्तमान में कौन से हो जाएंगे? के वेणुगोपाल हो जाएंगे साथियों। यही क्वेश्चन है जो आपका पूछा भी जाता है, और ये महिला के रूप में आपका पूछा जाता है। सबसे लंबे समय तक मंत्री कौन सी रही थी? राजकुमारी अमृता कौर रही थी, जो अपने स्वास्थ्य मंत्री है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। ये होगा आपका महान्यायवादी टॉपिक कवर हो गया। यहीं से आपके छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते। ये कुछ अनुच्छेद है जो भाग 5 में है साथियों, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये आप अगर पढ़ लेना, आपको नोट्स में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। देख सकते हो ये सारे की सारी वगैरह जानकारी आप देख लेना साथियों। और ये पढ़े कुछ वगैरह इनके क्वेश्चन पढ़े, देख सकते हो। ठीक है ना, जो पूछे गए वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ये रहा अंतिम तक। अब
अब आपके सामने है लोकसभा और राज्यसभा, ये भी मैं आपको साथ साथ में करा देता हूँ क्योंकि यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद, और ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 79 हो जाएगा, जिसके मुख्य रूप से 3 ही अपने अंग हो जाएंगे। पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, जो मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है, बड़ी डिटेल के साथ कराया था, लगभग 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। फिर उसके बाद में होती है लोकसभा, फिर उसके बाद में होती है राज्यसभा, जो आप देख सकते हो, ये रहा लोकसभा और ये रहा अपना राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 80 हो जाएगा, लोकसभा का 81 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? इनके उपनाम हो जाएंगे साथियों, जहाँ से आपके बेसिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। द्वितीय सदन, बूढ़ों का सदन और अस्थायी सदस्य, ये कौन सा हो जाएगा? राज्य सदन हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे पावरफुल अपने यही होती है। इसे कहते हैं निम्न सदन कहते हैं, जो लोगों के द्वारा सीधे आए जाते हैं। प्रथम सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, और प्रत्यक्ष अपेय सदन कहते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। जो बेसिक है वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो 79 में मिलता है। संसद के कौन से अंग हो जाएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएंगे। और 80 में किसका उल्लेख मिलता है? राज्यसभा का मिलता है। और 81 में किसका उल्लेख मिलता है? लोकसभा का मिलता है। बताइए उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। निम्न सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। द्वितीय सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। प्रथम सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं साथियों, बेसिक रूप से है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद लोकसभा का कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। राज्यसभा का 80 हो जाएगा। प्रथम सदन और निम्न सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का हो जाएगा। और अस्थायी सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। और हाउस ऑफ पीपल कौन हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। उसी प्रकार आपने द्वितीय सदन और उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। स्थायी सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। यानी कि कभी भी इनको भंग नहीं किया जा सकता। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा साथियों। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इनका गठन। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। उसी प्रकार अपने राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आपका ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? 552 होती है। कम से कम कितनी होती है? 80 होती हैं। और उसी प्रकार अपने राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं। और कम कितनी होती हैं? 31 होती हैं साथी। ये आपका पूछा जाता है। राजस्थान में कितनी हो जाएगी लोकसभा की सीटें? 25 हो जाएगी। उसी प्रकार अपने राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये मैंने आंकड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, इस कारण मैंने लिख लिया। अब देखते गणपूर्ति, यानी कि कितने सदस्य होने चाहिए। यह आपके 1/10 भाग होने चाहिए, यानी कि 10% होना बिल्कुल अनिवार्य है। चाहे आपको बैठक करनी है तब आपको 10% दोनों में अनिवार्य है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% कितनी संख्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी लोकसभा के आधार पर, और राज्यसभा के आधार पर 25 अपने हो जाती है। ठीक है ना, पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। संसद शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। और अमेरिका में जो संसद है ना, उसे कांग्रेस कहते हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये ब्रिटेन का संसद हो जाएगा, ये अमेरिका का हो जाएगा। उसी प्रकार अपने भारत का कौन सा होता है? ये लोकसभा और राज्यसभा होता है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन
पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा, इनको अपन दो भागों में बांट देते हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो जाएंगी? 250 हो जाएगी। और ये भी अपने दो भागों में आते हैं। मनोनीत कितने होते हैं? 12 होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचित 238 होते हैं। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। अब देखते हैं वर्तमान की स्थिति क्या क्या होने वाले। मनोनीत तो 12 हो गए, निर्वाचित अपने 233 होते हैं। इनको अपने दो भागों में डिवाइड किया गया। राज्य से आ जाएंगे 225 आ जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से 8 आ जाएंगे साथी। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब कौन से आएंगे? दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 हो जाएंगे साथियों। ये हो गया ढांचा अपने राज्यसभा का हो गया साथियों। ठीक है ना, ये आपको ढांचा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा साथियों, जैसे आप अच्छी तरह से व्याख्या और समझ भी सकते हो साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो जाएंगी? 550 हो जाएगी। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? ये 20 आते हैं और राज्यसभा से 530 आते हैं। यानी कि ये सारे के सारे निर्वाचित के आधार पर आते हैं साथियों, यानी कि इनका चुनाव किया जाता है, जनता के रूप में आते हैं साथियों। और यहाँ पे ये 12 लोग मनोनीत होते हैं। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। अब देखते हैं वर्तमान में कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 543 हो जाएगी जो अपने निर्वाचित के आधार पर आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से 19 आते हैं और राज्यों से 524 आते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश में 19 आते हैं जिसमें दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 और अन्य से ये चंडीगढ़ से 1 आते हैं, दादर हवेली से 1 आता है और अंडमान निकोबार से 1 आता है और पुदुचेरी से 1 आता है, लक्षद्वीप से 1 आता है और दमन द्वीप से 1 आता है साथ। इस प्रकार से 6 सीटें हो जाएगी और ये 7 और ये 19 हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोकसभा का भी अच्छी तरह से देख सकते हो। इस प्रकार से ये चुनाव की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार से सदस्य सारे के सारे आते हैं साथियों। ध्यान रखना, यहाँ पे लोकसभा अपनी कैसी हो जाएगी? चुनाव के आधार पर की जाती है, लेकिन राज्यसभा में अपने 12 लोग अपने मनोनीत के आधार पर किए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, उसके द्वारा किए जाते 12 लोग किए जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले लोकसभा के बारे में अपन सारा कुछ देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या कार्य है, क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या इनका गठन होना चाहिए, सारा कुछ देखते हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 81 हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, जिसका गठन 1954 में हुआ था। अब देखते हैं लोकसभा, इसको क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं और प्रत्यक्ष सदन कहते हैं साथियों। प्रत्यक्ष सदन का मतलब होता है सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे कहते हैं। अस्थायी सदन का मतलब होता है कभी भी भंग किया जा सकता है। निम्न सदन का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। प्रथम सदन क्या होता है? इनके सबसे पास में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी साथियों। ठीक है ना, कभी कभार ये आपका पूछा भी जाता है। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 1952 से लगा के 1947 तक, यानी कि ये इनका पहला अपना समयकाल चला था साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं वर्तमान में अपनी चल रही है 8वीं लोकसभा का चल रहा है साथियों, जो 2024 का हो जाएगा और ये अपने 17वीं हो जाएगी, जो बीत चुका है समय। ठीक है ना, पूछे भी जाते हैं अभी कौन सा चल रहा है? 18वां लोकसभा का चुनाव चला था साथियों। ठीक है ना, ये आपसे पूछा भी जाता है। और ये लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, इनकी जानकारी कौन देता है? ये भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दी जाते हैं। 324 के दे किए जाते हैं साथियों। ठीक है ना, जो इस प्रकार से होता है नामांकन, वोटिंग और मतदान के आधार पर ये सारे के सारे सदस्य आते हैं, जो बहुमत के आधार पर सारे के सारे आते हैं साथियों। ठीक है ना, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, क्या बनना है? सदस्य बनना है, तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए साथियों, मात्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और आई होप आपकी सारी की सारी अगर लोगों की 25 वर्ष आयु हो चुकी होगी साथियों। और वैध मतदान का 1/6 भाग आपको सारा का सारा आना चाहिए। यदि नहीं आ जाए तब आपके 25,000 रुपये आपको वापस नहीं दिया जाएगा और आपकी इंसल्ट भी हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, जितना भी मतदान हो रहा है उनका 1/6 भाग आपको वोटिंग मिलनी चाहिए,
नहीं तो आपके 25,000 रुपये चले जाएंगे और साथ साथ में इंसल्ट भी हो जाएगी साथियों। यदि आपको लड़ना है तो आप 2 जगह आप अगर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। ऐसा कौन सा कहता है अनुच्छेद? यह कहता है 101 अनुच्छेद कहता है साथियों। आपके पास मौके है, 2 जगह पर आपको चुनाव लड़ सकते हो, ऐसा कहता है 101 अपने अनुच्छेद कहता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यदि आप 2 जगह अगर सीटें जीत चुके हो तब आपको एक को छोड़नी पड़ेगी और एक को आपको सीट ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी दोनों की दोनों सीटें बिल्कुल समाप्त हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। अब देखते आयु, यानी कि वोटिंग आयु की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। वैसे भी मैंने आपको बताया था इससे पहले कितनी थी? 21 थी, लेकिन 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। उस समय पीएम कौन से हो जाएंगे? राजीव गांधी जी हो जाएंगे साथियों, जो आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल, ये 5 वर्ष तक होता है साथियों। लेकिन जब भारत में आपातकाल हो जाए, ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाए, उसके तहत 1 वर्ष भी ज़्यादा अगर बढ़ाया जा सकता है। जैसे अपने हुआ था 5वीं अपनी लोकसभा की बैठक में हुआ था, जितनी अपनी यह 1971 और 1977 के समय हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी थी और उसने ये सारा कुछ वगैरह किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा लोकसभा का सभा हुआ था जिसका 6 साल अगर समय काल चला था? तो 1971 से लगा के 1977 का ये हुआ था साथियों। पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है, हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मल्काजगिरी तेलंगाना हो जाएगा। और ये भी आपके कभी कभार पूछे भी जाते हैं साथियों। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन उसके पीछे कौन होती है? पीएम होती है और उसकी मंत्रिमंडल होती है, उसके तहत ये भंग कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 25.2.b हो जाएगा साथियों। ये आपका पूछा जाता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके समय पहले था 5 वर्ष था, फिर उसके समय 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था और उस समय पीएम कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। उस समय इनका समय काल 1971 से लगा के 1970 तक पहली बार ये मिलता है। फिर इंदिरा गांधी चली जाती है, फिर आते हैं अपने मोरारजी देसाई आते हैं, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 करते हैं, फिर वो पुनः 6 से कम करके 5 वर्ष कर देते हैं, जो आज भी अपने देखने को मिलता है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गणपूर्ति, जिसे कहते हैं कोरम। कोरम किसे कहते हैं? जो भी आपके सदस्य है ना, उनका 1/10 भाग होना चाहिए, तब जाके आपकी बैठक होती है साथियों। और ऐसा कौन सा कहता है? 100वां अनुच्छेद कहता है, जो 100.3 से संबंधित हो जाएगा साथियों। विपक्ष में भी इतने होने चाहिए और पक्षधरा में आपके इतने भी होने चाहिए साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन चलते हैं। अब देखते कोरम। यदि कोरम की संख्या 10% से कम हो जाए तो लोकसभा उनको भंग किया जा सकता है, यानी कि उसको हटाया जा सकता है, यानी कि वो बैठक पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है साथियों। अब देखते हैं लोकसभा में सबसे पहले अगर कितने वगैरह बैठक थे, यानी कितने वगैरह सदस्य थे। तो पहले अपने 500 थे, लेकिन आज के समय कितने हो जाएंगे? ये 552 है सीटियों। लेकिन ये किस प्रकार से बढ़ा था? कौन से संविधान संशोधन के तहत ये सारे के सारे को जोड़े गए थे, वो अपन देखने वाले। पहले देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जिसमें 500 से लगा के 525 वगैरह बढ़ा दिया गया था। फिर होता है 31वां संविधान संशोधन, उसके तहत 525 से बढ़ा के अपने 545 कर देते हैं। फिर होता है 545 से 552 ये कर देते हैं साथी। और ये कब होता है? ये 87 में होता है, और ये आपका पूछा भी जाता है साथी। और इनकी सीटों का निर्धारण कौन सी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा? 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा साथी। और वोटिंग अपने राष्ट्रपति की होती है, जो 1971 की जनसंख्या के आधार पर होती हैं साथियों। ठीक है ना। एक होता है अपना 84वां संविधान संशोधन 2002,
उसमें ये जनसंख्या के आधार पर 2026 तक किसी भी प्रकार का कोई 552 में संशोधन आगे नहीं किया जाएगा, यानी कि नहीं बढ़ाया जाएगा। 26 तक किसी भी प्रकार का नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहता है 84वां संविधान संशोधन कहता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़े हार्ड है, लेकिन आपसे पूछे भी जाते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते सीटें 552 होती है। अब किस प्रकार से वो अपन देखने वाले। पहले देखते राज्य कितने हो जाएंगे, 28 राज्य, 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। यहाँ पे कम से कम अपने राज्य से आने चाहिए 530 आने चाहिए, और अपने यूटी से कम 20 आने चाहिए, और 2 अपने वगैरह एंग्लो इंडियन आने चाहिए। लेकिन ये वर्तमान में इसे हटा दिया गया, 104 संविधान संशोधन के तहत वगैरह हटा दिया गया है साथियों। और वर्तमान में ये कितने हो जाएंगे, 543 हो जाएंगे साथियों। ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइड किया जाता है, जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से आप समझ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोकसभा का अधिकारी, ये कौन सा होता है, ये प्रोटेम स्पीकर होता है। फिर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और महासचिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर के क्या क्या कार्य होते हैं, और वह कौन होता है। और वह होता है विशिष्ट सदस्य होता है, यानी कि सबसे बूढ़ा आदमी होता है वही ये बनता है। और इसकी नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ये दिलाता है साथियों। और ये जो अपने प्रोटेम स्पीकर है, जो अपने लोकसभा स्पीकर भी बन सकता है यदि उसके पास में काबिलियत हो जाए तो। और ये लोकसभा का पहला अपना अध्यक्ष कौन बनता है, यह बनता है गणेश वासुदेव मावलकर बनता है साथियों। ठीक है ना, ये आपका पूछा भी जाता है। सारे लाइन इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। आगे चलते हैं। अब देख लेते कार्य, यानी कि इनके क्या क्या कार्य हो जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर के क्या क्या कार्य हो जाएंगे। जो भी आपके नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। और लोकसभा स्पीकर के सभी कार्य यही करता है। और लोकसभा स्पीकर के आने के बाद इनको ये पद को समाप्त किया जाता है। ये इनके प्रमुख कार्य हो जाते हैं। अब देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है, बहुमत के आधार पर बनता है। जितने भी आपके लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से एक को चुना जाता है, और वो चुनता कौन है, राष्ट्रपति चुनता है साथियों। और वो तारीख वही वर्ग तय करता है। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ नोट करना, जो भी आपका सदस्य बनेगा ना, सदस्य जो अपने लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, वो कभी अध्यक्ष के आधार पर वह शपथ नहीं ग्रहण करता, वो अपने सदस्य के आधार पर वह शपथ ग्रहण करता है। जैसा कि आप ये अच्छी तरह से देख सकते हो, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह सदस्य के रूप में वह ग्रहण करता है साथी। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में, इनमें से कोई नहीं, या कोई दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा भी जा सकता है। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, उनके सदस्य के रूप में वह धारण करता है, और वह बहुमत के आधार पर होता है साथियों। यानी कि लोकसभा के जितने भी सदस्य उनको बहुमत करेंगे और उसी के आधार पर वह अध्यक्ष बनता है। और वह तारीख वगैरह कौन बताएगा, ये राष्ट्रपति ही बताता है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से आप लोकसभा का अध्यक्ष बन भी सकते हो, बहुमत आपके पास में होना चाहिए। अब देखते इस्तीफा, यदि आपकी मर्जी हो गई, अब आपको बाहर जाना है, तब आप इस्तीफा आप देख सकते हो उपाध्यक्ष को दे सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बैठन का सारा ये करेगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, ये अपने नहीं हो जाए, फिर अपनी अध्यक्षता कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। लेकिन यह भी नहीं है तो 10 में से कोई और ऐसा अगर व्यक्ति को गठन कर सकता है। यदि उनमें से ऐसा नहीं हो रहा है तो विशिष्ट सदस्य के रूप में वह बैठक की अध्यक्षता करता है साथियों। ठीक है ना, ये आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे ये आपका पूछा जाता है लोकसभा अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। अब देखते हैं शक्तियाँ, और यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कहाँ पे लिखा गया, 110 अपने अनुच्छेद में लिखा गया है साथी। और कोई भी दल बदल के आधार पर यदि कोई चुनाव की सिफारिश करता है तो इसका निर्णय कौन करेगा, अंतिम निर्णय कौन करेगा, यही करेगा लोकसभा का स्पीकर ही करेगा साथियों। और यदि लोकसभा के अंतिम निर्णय में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाए तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके खिलाफ ये जाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो जाए, उनके खिलाफ कभी भी नहीं
जाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये गुप्त अपनी बैठक भी बुला सकता है, लेकिन उसके पीछे कौन होगा? पीएम होगा साथियों। ठीक है, गुप्त अगर बैठक कर भी सकता है, उनकी ये बैठक भी कर सकता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यदि वह 60 दिन तक कंटिन्यू अपने लोकसभा में नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तब उनकी सदस्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और लोकसभा की सदन की कार्यवाही अपने लोकसभा के स्पीकर के नाम से की जाती है। और लोकसभा भंग हो सकता है जब अपने लोकसभा स्पीकर अपने इस्तीफा दे दिए, तब जाके वह भंग हो सकता है साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और 118 के तहत लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और 108 के तहत संयुक्त अधिवेशनों को बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब बुलाता है? साधारण विधायी के समय बुलाता है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है साथियों। आज के समय ये अपने 3 हो चुकी हैं। कौन सी हुई है वो भी अपन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आज तक अपने 3 ही हुए हैं। पहला हुआ था दहेज एक्ट, जो अपने 1961 के तहत हुआ था। दूसरा हुआ था बैंक सेवा योग, 1977 के समय हुआ था। तीसरा हुआ था आतंकवादी विरोध, ये 2002 के समय हुआ था। आज तक ये अपने 3 ही अपने संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की गई थी और उनके बुलाने का कार्य अपने राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जा सकता? यदि कोई धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाया जा सकता और संविधान संशोधन के समय ये नहीं बुलाया जा सकता। और उसके अलावा आपके जितने भी आपके उनसे बुलाया जा सकता है। अब देखते हैं लोकसभा की बैठक को किस तरह से वो समाप्त कर सकता है। 3 प्रकार से वो समाप्त कर सकता है। पहला, स्थगित के आधार पर, सत्रवाहन के आधार पर और लोकसभा भंग के आधार पर। 3 शब्दों से वह भंग कर सकता है साथियों। और ये आप चीज नोट करना, पूछा भी जाता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और लोकसभा का स्पीकर ये अपने सदनीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। और ये सदनीय समिति के अध्यक्ष ये लोकसभा के प्रति अपने उत्तरदायी होते हैं साथियों। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि अपने लोकसभा के प्रति होते हैं साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। और अपने लोकसभा का एक सचिव भी होता है और उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का स्पीकर ही करता है साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा भी जाता है। मैं आपको फटाफट यूँ कराना चाह रहा हूँ क्यों आपका जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम पास में आने वाला है, इस कारण मैं आपको जल्दी से जल्दी सारा कुछ मैं आपको करा रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकसभा का सचिव, इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 60 वर्ष तक हो जाएगा। यानी कि जब तक उनकी आयु 60 वर्ष तक नहीं होती है तब इनका कार्यकाल हो जाएगा। लेकिन उनको अगर इस्तीफा कौन दिलाता है? स्पीकर ही दिलाता है। उसकी देखरेख में ये सारा कुछ वगैरह होता है। और यदि कोई पीएम है, उनको कोई विदेश में जाना है तो उसकी दौरे पे सारे के सारे सदस्य भेजे जाते हैं और उसका तय कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर वही अपना तय करता है। यदि संसद भवन में किसी भी प्रकार का कोई मरम्मत का कार्य करना है या कोई परिवर्तन करना है तो उनकी पहले अनुमति लोकसभा के साथ में ये होती है साथियों। और सदनी मामले में अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का स्पीकर का होता है साथियों। यानी कि आप समझ सकते हो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, उनकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहती हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। इस प्रकार से हटाया जा सकता है। 50 अपने सदस्य उनके सिग्नेचर होने चाहिए। 14 दिन पहले को मोहलत देनी चाहिए। फिर 2/3 बहुमत के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार से वह अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन से हो जाएंगे? ये गणेश मालकर हो जाएंगे। उसके खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वह पास नहीं हो सका था। पहली बार अपने इसके समय ये लाया गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन से बने थे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? यही अपना प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? वासुदेव मालकर हो जाएंगे। सबसे लंबा समय काल हो जाएगा बलराम जाखड़ का हो जाएगा। सबसे कम समय लोकसभा स्पीकर बने थे नीलम संजीव रेड्डी बने थे। प्रथम महिला लोकसभा की हो जाएगी मीराबाई हो जाएगी। दूसरी महिला सुमित्रा महाजन हो जाएगी। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है।
और पहली महिला लोक सचिव कौन सी हो जाएगी? स्नेहा श्रीवास्तव हो जाएगी। और ये ना फैक्ट है ना, आपसे पूछे भी जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ, यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ ले, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना।